जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग करंट अफेयर्स के लेक्चर को कवर कर रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूबीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाक से कॉल कीजिए। अपने एग्जामिनेशन के बारे में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर यहाँ पर तैयारी होती है। और ये जो आज का सेशन है गाइज, ये आज का सेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें कुछ क्लैरिटी जो है वो नहीं थी, और कुछ पेंडिंग टॉपिक्स थे, तो जिसको आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आज मई मंथ के पूरे जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स थे वो कवर हो जाएंगे। और अप्रैल मंथ के भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जिसपे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी, जो मैं चाह रहा था कि आने वाले समय के आर्टिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो वो ऐसा हुआ तो नहीं। तो अप्रैल मंथ के बहुत जल्दी आपको जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो यू नो वेरी वेल अबाउट द कमिटमेंट्स, की जो मैं कमिटमेंट्स करता हूं वो बिल्कुल फुलफिल जो है वो होता है। एंड मैं नहीं, हमारी पूरी टीम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो 17 अप्रैल का टॉपिक है, और सॉरी 17 मई का टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4। और हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न वेपन की जो ना बॉम्ब है, ना गन है, लेकिन फिर भी पूरे देश को हिला सकता है। यह है डिजिटल प्रोपोगेंडा वॉरफेयर, नए जमाने का बैटलफील्ड। तो आपके सिविल सर्विसेज के जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है ये टॉपिक। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करेंगे, व्हाट इज डिजिटल प्रोपेगेंडा। ये क्या है ये डिजिटल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, मतलब ये एग्जैक्टली है क्या चीज, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पूरी चीज हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा इस कि जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी सीज फायर हुआ था, है ना, युद्ध विराम हुआ था, शांति हुई थी, तो पाकिस्तान ने एक कोऑर्डिनेटेड डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन स्टार्ट किया। यानी कि ऐसा कैंपेन जो कि मिस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराए हमारे इंडिया के अंदर, समझ रहे, ऑनलाइन। इनका मकसद था परसेप्शन मैनिपुलेट करना और दुनिया को अपने फेवर में दिखाना। यानी कि दुनिया को ये बताना, भैया ऑनलाइन, मतलब सोशल मीडिया पे इस प्रकार से लोगों का, अब बोलते हैं ना, लोगों का ब्रेन वॉश करना ऑनलाइन, और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान विक्टिम बन गया है इंडिया के अटैक्स का। राइट। तो ये चीज थी, तो ये हरकत कर रहा था अभी पाकिस्तान। तो ये कैंपेन पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर के थ्रू चलाया गया था। राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये पाकिस्तान का एक, आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन है, जो ये कैंपेन जो है वो चला रहा था, जिससे कि दुनिया को रहे ये बता सके कि भाई मतलब फेक नैरेटिव्स के थ्रू, है ना, एआई इमेजेस के थ्रू, और भी काफी सारी ऐसी चीजों के थ्रू कि दुनिया को बताया जा सके कि भाई पाकिस्तान विक्टिम बन गया और इंडिया उसके ऊपर जाती कर रहा है। तो ये चीज है। और डिसइंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है गाइस, मतलब वही, इसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंटेंशनल तरीके से, यानी कि जानबूझकर जो है वो फेक या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाना, ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए, राइट, डिवाइडेड हो जाए या डीमोरलाइज हो जाए। डिवाइडेड इन सेंस यूनिटी को जो है वो भंग करने के लिए, समझ रहे हो आप, जो मकसद जो हम लोग को देखने को मिल रहा है पाकिस्तान का, कि इंडिया की यूनिटी को जो है वो भंग किया जाए। कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ ऐसे पिक्चर जो है वो भेजे जाए जिससे कि इंडिया का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरह से जो है वो डैमेज हो सके। तो ये इनका मेन मकसद हम लोग को जो है वो देख रहे हैं। अब इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। राइट। मॉडर्न वॉरफेयर में ये एक नॉन काइनेटिक वेपन है, जिसमें बिना फिजिकल अटैक किए डिप्लोमेसी और पब्लिक सेंटीमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है ना। तो ये चीज होती है डिसइंफॉर्मेशन का रोल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये बस सुनने वाली और समझने वाली चीजें हैं आप लोगों के लिए। इसमें फेक न्यूज स्प्रेड की गई, जिसमें इंडियन ड्रोन्स क्रैश होने का क्लेम किया गया, और ओवर हाइप पाकिस्तानी सक्सेस दिखाई गई। पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हम सक्सेसफुल हो गए इस मिशन में, देखो हमने इंडियंस को भगा दिया, अंडियन अंडियन को भगा दिया। राइट। फैब्रिकेटेड इमेजेस तैयार करना सिविलियन कैजुअलिटीज की,
कि देखो इंडियंस ने जो है वो टारगेट किया सिविलियंस को, तो ऐसी चीजें यानी कि बेचारा बनने की कोशिश करी इसने, कि पाकिस्तान को विक्टिम जो है वो और इंडिया को एग्रेसर दिखाया जाए, राइट, ग्लोबल लेवल पर। फेक न्यूज जैसे कि मिसाइल स्ट्राइक अमृतसर में हुई, ये कम्युनल टेंशन भड़काने के लिए बनाई गई थी, है ना। टारगेट था इंडियन पब्लिक का भरोसा तोड़ना अपने ही इंस्टीट्यूशन पर, स्पेशली सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल टाइम्स में। तो ऐसे प्रोपोगेंडा अटैक का क्या इंपैक्ट होता है डेमोक्रेसी पर, क्या आप बता सकते हैं सोचकर कि ऐसे जो चीजें होती हैं तो उसका डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट होगा, या इंडिया जैसी कंट्री पर क्या उसका असर देखने को मिलेगा। तो यही चीजें हैं गाइस, और कुछ टैक्टिक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, राइट, इस प्रोपोगेंडा को चलाने के लिए। पुराने या अनरिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट विजुअल्स जो होते हैं ना, जैसे इन लोगों ने सीरिया में जो अटैक्स हुए थे उसकी फोटोज जो है वो वायरल करना शुरू करी थी, आपको शायद याद हो तो, है ना। फिर टेलीग्राम चैनल्स ने नेपाल और बांग्लादेश के डिजास्टर फुटेज को इंडियन विलेजेस का बॉम्ब सीन बताकर वायरल कर दिया। फिर इनका जो डिपार्टमेंट है, पाकिस्तानी डिपार्टमेंट ISPRS ने स्टेटमेंट जारी किया कि इंडियन ड्रोन्स ने सिविलियंस को हार्म किया है, और सभी फेक नैरेटिव्स थे ये पूरे के पूरे, राइट। हमने कभी भी सिविलियंस को टारगेट किया ही नहीं था, हमने टेररिस्ट कैंप्स को जो है वो, ट्रेनिंग कैंप्स को जो है वो टारगेट किया था, ये बात आप जानते ही हैं। पब्लिक में डर, डाउट, एंजाइटी स्प्रेड की गई ताकि इंडियन सिटीजन अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हुआ, परिणाम जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो पब्लिक के बीच में गई ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट होता है, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो खराब होने लगते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से परसेप्शन वॉर जीतने की कोशिश होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है बार बार। उल्टी सीधी फैब्रिकेटेड कंटेंट दिखाने से, फेक कंटेंट दिखाने से लोग ऑथेंटिक मीडिया पर भी डाउट करने लगते हैं, राइट। इंडिया की इंटरनेशनल इमेज जो है वो खराब होती है मल्टीलेटरल फोरम्स में, तो ये सब चीजें। इंटरनल रिलीजियस और रीजनल टेंशंस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा इस प्रकार की चीजों में, इसको रोकने में क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो गाइस फेक न्यूज का है। फेक न्यूज बहुत तेजी से स्प्रेड होती है एज कंपेयर टू ऑफिशियल जो ओरिजिनल न्यूज जो होती है ना। तो रियल टाइम सर्वेलेंस करना इसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन होता है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। ये सब सुनने वाली चीजें, इसको लिखना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चीजें चल रही है बार बार न्यूज में, और ये बार बार समय समय पर आती है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे ही, है ना। डीप फेक टेक्नोलॉजी और रियल और फेक में फर्क करना इसमें मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो, लार्ज पॉपुलेशन जो है वो डिजिटली इलिटरेट है, जो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, राइट, कोई चीज दिखाकर। मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन किसी बॉर्डर का रिस्पेक्ट नहीं करता, राइट। इसका क्षेत्र अधिकार जो है वो, मतलब देखते हैं ना कि अनलिमिटेड है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान का ये मॉडल लार्जली इन्फ्लुएंस है चाइना के नैरेटिव कंट्रोल मॉडल से, जिसमें चाइना यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट का उपयोग जो है वो होता है, यानी कि सरकार ही जो है वो पूरा प्रोपोगेंडा जो है वो चलाती है। तो ऑब्वियसली ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं इसको, चाइना ने प्रॉपर सपोर्ट जो है वो किया पाकिस्तान के इस प्रोपोगेंडा को और तेजी से चलाने के लिए। तो हमें करना क्या चाहिए, तो गवर्नमेंट टेक टेक प्लेटफॉर्म्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुए, इंडिपेंडेंट बॉडीज हुई, इनको कोलैबोरेट करना होगा, फैक्ट चेक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, है ना। फिनलैंड जैसे देशों से इंस्पिरेशन लेकर स्कूल में मीडिया एजुकेशन शुरू करनी होगी। लाइक माइंडेड कंट्रीज को मिलकर साइबर डिप्लोमेसी और ट्रैकिंग पे काम करना होगा, है ना। IT रूल्स में हम लोग सुधार लेकर आए, रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस, इलेक्शन और इंफॉर्मेशन एजेंसी को टूल प्रोवाइड करना होगा डिजिटल थ्रेट से निपटने के लिए। तो आपको क्या लगता है, एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की करंट इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम डिजिटल प्रोपोगेंडा से इफेक्टिवली लड़ पा रही है। जो हमारी आज की डेट की इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है, तो इस प्रकार के डिजिटल प्रोपेगेंडा से क्या सही तरीके से लड़ पा रही है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताना। तो बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट 17th में के ही उससे PDF से एक और टॉपिक था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, और आपको लिखना भी है इस टॉपिक में जो चीज मैं बताऊंगा। 5G सुना है आपने, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुना होगा, पर क्या आपने ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में सुना है, तो लिख लो ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडिया के साइबर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का फ्यूचर है गाइस, यानी कि हमारी साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर।
ये टेक्नोलॉजी लिख लो, ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। तो आओ समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, लिख लेना। इन्होंने सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। पूरी चीज लिखेंगे आप, सी डॉट ने फुल फॉर्म के साथ इन्होंने एमओयू, समझौता ज्ञापन साइन किया है इस कंपनी के साथ, सिनर्जी क्वांटम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस पार्टनरशिप का मेन गोल क्या है? ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करना, लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा। ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करना। अब ये कैसे डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, यूजिंग यूजिंग डिकॉय बेस्ड BB84, using decoy based BB84 protocol and polarization encoding, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, BB84 प्रोटोकॉल किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या 5G? ऑब्वियसली क्वांटम कम्युनिकेशन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये BB84 प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, समझे आप। तो ये उपयोग कर रहे हैं इन प्रोटोकॉल का, और ये तैयार करेंगे ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या? यहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात आगे की कहानी जो है वो और ध्यान से समझनी है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक मेथड है। क्या है? नेक्स्ट लाइन में देखो, क्रिप्टोग्राफिक मेथड। एक बस पॉइंट, क्रिप्टोग्राफिक मेथड, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का उपयोग होता है। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल, है ना। सिर्फ ऐसे बस बुलेट पॉइंट नोट्स जो आपके बनने चाहिए, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहला पॉइंट, क्रिप्टोग्राफिक मेथड है, राइट। इसमें क्रिप्टोज, क्रिप्टोकरेंसी जैसे काम करती है ना, लेजर पर, तो वैसे ही ये काम जो है वो करता है, सेम उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर। दूसरा, इसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिलता है, क्या चीज है ये पहले लिख दो, एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल का उपयोग कर रहा है, दूसरा पॉइंट, है ना। इंस्टेड ट्रेडिशनल मैथमेटिक एल्गोरिदम की जगह क्वांटम मैकेनिक्स उपयोग कर रहा है। अब ये इंश्योर करता है कि अगर कोई डेटा इंटरसेप्ट करता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर फॉर एग्जांपल दो लोगों की बात सुनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं और कोई एक्स उनकी बात जो है वो सुनने की कोशिश कर रहा है, राइट, उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर रहा है, तो उसका पता तुरंत चल सकता है, क्योंकि क्वांटम स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो इंटरसेप्ट कर रहा है, कौन इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके बारे में आइडिया लग जाएगा, तो आप उसको पकड़ सकते हो। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में फोटॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है रैंडम क्वांटम स्टेट्स में। ट्रांसमिशन के बाद सेंडर और रिसीवर एक सबसेट कंपेयर करते हैं। अगर मिसमैच मिला तो टेम्परिंग डिटेक्ट हो जाती है कि भाई ये टेम्पर्ड है, यानी कि ये कम्युनिकेशन जो है वो लीक हो गया है। और इवन किस कहां से सुना जा रहा है उसका भी एक मतलब डेटा जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाता है, क्योंकि वो लूप कहीं ना कहीं जो है वो रिवर्स में जो है वो चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी के कम्युनिकेशन को सुनेगा तो उसको वो ट्रैप करेगा, है ना। और जहां से उसे ट्रैप किया, तो वो ये जो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी शानदार टेक्नोलॉजी बनाई गई है कि वो जिसने इंटरसेप्ट किया उस तक को जो है वो पकड़ने की क्षमता रखता है। बता तो तुरंत देगा ये कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम टैंपर हो गया है, मतलब कि यहां पर भाई इंटरसेप्ट हो गया है, ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। तो ये सोचो सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो जैसे कि BB84 प्रोटोकॉल्स, जहां स्पेसिफिक पोलराइजेशन स्टेट में फोटोन भेजे जाते हैं, अभी ये सब डिटेल में जानना नहीं है आपको। एक फोटोन, फोटोन जो होता है उसके स्टेट पे चेंज डायरेक्टली दूसरे फोटोन को इफेक्ट करता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी एक चीज का इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर होता ही है ना। कोई अगर आप कहीं पर एक मूवमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं उसका असर दूसरी जगह पर दिखेगा ही। इसको स्पूकी इफेक्ट भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वांटम इंटेंगलमेंट को, है ना। भूतिया, भूतिया इफेक्ट लिटरली मजाक से हट के ये चीज जो है वो कही जाती है, और ये चीज प्रूवन है। एंड इस चीज को इफ आई एम नॉट रॉन्ग एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो
आइडेंटिफाई जो है वो किया था बहुत साल पहले, और अब जाकर इसके बिल्कुल रियलिस्टिक रिजल्ट जो है वो नजर आ रहा है। अगर एक ट्विन फोटॉन मुंबई में और दूसरा दिल्ली में, तो एक के चेन से दूसरे में तुरंत चेंज आता है। तो दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो ये उस चीज के ऊपर, एंटेंगलमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है, कि आप कहीं पर कोई चेंज करोगे, यानी कि आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई छेड़खानी करी, तो दूसरी जगह तुरंत पता लग जाएगा कि छेड़खानी हुई है, तो पता लग गया आपको कि भाई टेम्परिंग हुई है। समझे आप? तो ये है बस वो चीज। तो ये आपको पता करना है। इसके अंदर सिंगल फोटॉन्स का उपयोग किया जाता है इनकोडिंग के लिए, कंटिन्यूअस वेरिएबल QKD, जिसमें लेजर बीम प्रॉपर्टीज का उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें आपको वैसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, टेम्पर डिटेक्शन के लिए ये चीज तो अभी तक आप समझ चुके हो, क्वांटम फिजिक्स के नियम पर बेस्ड होने के कारण टेम्परिंग का इंस्टेंट पता लग जाता है। पता लग जाता है कि भाई ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन लीक हुई है, किसी ना किसी ने इसमें इंटरसेप्ट किया है। दूसरा, ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन कंप्यूटेशनल पावर पर डिपेंड होती है, लेकिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटेशनली अनब्रेकेबल है, इवन क्वांटम कंप्यूटर्स के अगेंस्ट भी। मतलब आप सोचो, क्वांटम कंप्यूटर्स तक इसको नहीं तोड़ सकता, इतनी ये पावरफुल है। तो ये पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी आप इसको जो है वो कह सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा, इंटरसेप्ट करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये भी बहुत शानदार चीज है इसके अंदर। यानी कि कोई अगर सोचने की भी, सुनने की भी कोशिश कर रहा है, तो वो लाइन ही बंद हो जाएगी कि ले बेटा, और पता लग जाएगा कि टेम्परिंग हुई है। तो ये इसके अंदर इतनी बेहतरीन चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। अब आपको बता दें कि इसमें ड्रोन का उपयोग जो है वो क्यों किया जा रहा है, ड्रोन बेस्ड। अब ये सिक्योर कम्युनिकेशन रिमोट और डिफिकल्ट टेरेन्स में भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप इसको जो है वो ड्रोन के माध्यम से ले जा सकते हो, है ना, सिक्योरली किसी भी क्षेत्र में जहां आप चाहो। फिर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 6 या उससे ज्यादा अचीव करना टारगेट है। ये सब आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर ही है गाइस, ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो। तो ये बेसिकली हमारी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ड्रोन बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन सिर्फ एक टेक ब्रेक थ्रू नहीं है गाइस, यानी कि टेक्नोलॉजी में हमने एक बेहतरीन अचीवमेंट नहीं कर दिया, बल्कि ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया पिलर बन रहा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स इट। ये जियो ट्यूबिंग टेक्नोलॉजी कोस्टल मैनेजमेंट के लिए लिख लो भाई। जी, ये लिखवा चुका हूँ मैं आपको, जियो ट्यूब से, हाँ लिखवा चुका हूँ मैं आपको। अरे हाँ हाँ हाँ, लिखवाया मैंने। इसमें प्रॉपर जानकारी नहीं दी थी तो मैंने आपको बोला भी था कि इसके बारे में एक बार सर्च जो है वो करिएगा। अच्छा, ये करवा दिया था, सॉरी। ठीक है, ये पेड कोर्सेज है, इसको ज्वाइन करिएगा। अब 15th में की न्यूज जो है वो हम कवर करेंगे। आ जाओ भाई। ये हर एक चीज मैंने प्रॉपर तरीके से रखी हुई है आपके लिए। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जो टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कवर किया था, राइट। जो हमने इसके बारे में, इनके प्रोपोगेंडा, डिजिटल प्रोपोगेंडा के बारे में बात करी थी ना, पाकिस्तानियों के बारे में, कि मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहा है, उसी से मिलता जुलता ही रिपीटेड टॉपिक था। बट फिर भी ये टॉपिक छोड़ दिया था, तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ फिर से। सेम सेम टॉपिक है भाई, ये अलग टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सेम टॉपिक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो शुरू किया। तो ये उसी की बात कर रहा है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया, फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे वो करना जो है वो शुरू कर दिया, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जो है वो करना शुरू कर दिया। सेम टॉपिक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। पहला इंडो पाकिस्तान वॉर, राइट, आफ्टर कश्मीर, मतलब हम लोग को देखने को मिला कि भारत में विलय के बाद कश्मीर का पहला इंडो पाकिस्तान वॉर 1947-48 में हुआ था ना। फिर 1965 दूसरा वॉर, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था कश्मीर में। 1971 इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी को सपोर्ट किया, ये ईस्ट पाकिस्तान को खत्म किया। 1999 कारगिल वॉर, ये सब वॉर की जानकारी होनी चाहिए। 2001 से 2008 तक काफी सारे हमले हुए थे टेररिस्ट, जिसमें पाकिस्तान की बैकिंग नजर आई। 2016 और 19 में भी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 2025 में पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंधु। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो अब ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, साइबर टूल्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वो टॉपिक है जो मैंने भी आपको समझाया। इसमें देखो, चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, न्यूक्लियर की भी ये लोग साले धमकी देते हैं।
कि वो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल और हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर बटन पुश करने की जो आप धमकी दे रहे हो वो अब मत दो। तो ये फेक न्यूज, फेक मीडिया के जरिए जो है वो परसेप्शन जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। बस यही था इसके अंदर, और कुछ नहीं है इस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है बढ़ेंगे। हिमालयन क्राइसिस। तो ये टॉपिक पहले भी मैं काफी कुछ महीनों पहले भी कवर करा चुका था। आपको याद हो कि हिमालय क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लोग जो है वो जाते हैं वहां पर, प्लास्टिक जो है वो फेंक देते हैं, कुछ भी खाया पिया वहां पर फेंक दिया, है ना। तो ये मुद्दा सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन से ही रिलेटेड नहीं, बल्कि वहां पर जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो खतरे में आ रही है। ह्यूमन सेटलमेंट खतरे में आ रहा है ना। सबको इम्पैक्ट हो रहा है। तो हिमालय जो कि एशिया का वाटर टावर माना जाता है, लिख लेना है, हिमालय डैश एशिया का वाटर टावर, एशिया का वाटर टावर अब एक और आइडेंटिटी ले रहा है, अ डंपिंग ग्राउंड फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन। अ डंपिंग ग्राउंड फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन, लिख लेना। ये नई आइडेंटिटी बन रही है इसकी। ये डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, यहां पर लोग जाकर प्लास्टिक जो है वो फेंक रहे हैं। आपको बता दें, ये क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसके कारण? टूरिज्म के कारण। वेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर रहे हो, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि हिमालय कितने देशों में स्प्रेडेड है? हिमालय जो है हमारा पूरा, वो कितनी कंट्रीज में स्प्रेडेड है? कितनी कंट्रीज में हिमालय हम लोग को देखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। चलिए आइए, अब मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताता हूं। देखो, एक रिपोर्ट आई थी हिमालयन क्लीनअप 2024 की। उसने बताया कि 84% प्लास्टिक वेस्ट इंडियन हिमालयन रीजन में ओरिजिनेट होता है सिंगल यूज फूड और बेवरेज पैकेजिंग के कारण। मोर देन 70% वेस्ट रिसाइकलेबल नहीं होता। वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई दिया। द जीरो वेस्ट हिमालय नेटवर्क मीट हिमाचल प्रदेश के बीर में हुई अप्रैल 2025 को, और हाईलाइट किया गया कि भाई पॉलिसी सही तरीके से काम नहीं कर रही, पॉलिसी फेल हो गई है। राइट, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और ये मूवमेंट जो है वो एक्टिव है 2018 से। और GAIA एशिया पैसिफिक जैसे ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं इस मिशन को, बट फिर भी अभी भी सही तरीके से चीजें हो नहीं रही है। मेजर चिंताएं जो बताई जा रही है हिमालय के अंदर, जो प्लास्टिक्स की, यहाँ पर, हाँ, आपको बता दें, यहाँ पर रीसेंट स्टडीज बता रही है कि हिमालयन ग्लेशियर में माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स ग्लेशियर मेल्ट कर देते हैं, राइट। और फिर रिवर्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, रिवर्स के अंदर जा रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और ऐसी मेजर रिवर्स को पल्यूट करते हैं। अगर आपने एनवायरमेंट ध्यान से पढ़ा होगा तो बायो मैग्निफिकेशन के टॉपिक को भी आपने कवर किया होगा। किया है कि नहीं किया? बायो मैग्निफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इस टॉपिक के तहत आपने जो है वो नोटिस किया होगा कि इस प्रकार के जो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं और ट्रांसफर होता है। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा है ना। तो वो चीज, और ये मरीन इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज के हैबिटेट खत्म हो रहे हैं, एक्योटिक इकोसिस्टम खतरे में जा रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट की कमी से लोकल पॉपुलेशन की हेल्थ और सैनिटेशन इश्यूज भी ये लोग फेस कर रहे हैं। तो हिमालय का इस सिर्फ एक रीजनल कंसर्न नहीं है, ये 10 मेजर रिवर्स का सोर्स है। पता है आपको? 10 मेजर रिवर्स यहां से निकल रही हो, ना जाने कितनी माइनर रिवर्स। 1.9 बिलियन लोगों को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है ये। प्लास्टिक मेल्ट के थ्रू ये पोल्यूशन ट्रांस बाउंड्री इशू बन गया है, जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को भी अफेक्ट कर रहा है। क्यों प्लास्टिक यहां पर बढ़ता जा रहा है? तो उसकी वजह मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, और इसमें यही बताया गया है रिकमेंडेशन की मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को बैन करो, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू करो, जंक फूड को और एनर्जी ड्रिंक्स को स्कूल के नजदीक बैन करो, वार्निंग डालो। राइट, इस पे पता है इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है लोगों को सतर्क होना, लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना। बट लोग बाग जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं। क्या ही बोले आप। ये चीज तो मैं बता ही चुका था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, मैंने आपको बोला भी था इस टॉपिक का, तो ये तो कंप्लीट हो गया। बस यही एक छोटे से टॉपिक थे। अब 13 मई के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। और इससे हमारा मई मंथ के जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं चाहता तो आज अप्रैल मंथ का भी जो है वो कर देता।
आज थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है क्योंकि यूपीएससी 2025 का एग्जाम है, तो वहां पर भी मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहूंगा आफ्टर पेपर। तो इसीलिए दैट्स वाई मैं ये टॉपिक अभी दे रहा हूँ आपको मई का। और अप्रैल का भी मैं एक दो दिन के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक बनाकर जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट। अब लिखो भाई, इसका इसका मुझे और कुछ चीजें जो है वो सर्च करनी थी, बट इसमें उतनी कुछ चीजें नहीं है। पहले तो ये लिख लो, सावला। सावला सावला है, गाना बन सकता है सावला सावला। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, लिख लो। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज 1993 में डिस्क्राइब की गई थी। इसका स्कल जो है वो डिस्कवर हुआ था 1992 में वियतनाम में। इसका साइंटिफिक नेम लिख लो आप ये एज इट इज, स्यूडोरिक्स नेगेटिनहेंसिस। नेगेटिनहेंसिस। इसके बड़े बड़े सींग के लिए जो है ये जानी जाती है। अब ये सब चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपने लिख लिया ना। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। 2015 में इसकी पॉपुलेशन जो है वो 50 से 300 जो है वो हो गई। और कोई भी कंफर्म साइटिंग जो है वो लाइव साउलास की जो है वो अभी तक वाइल्ड में, मतलब यानी कि जंगलों में नहीं देखने को मिल रही। कैप्टिविटी में जरूर है पर जंगलों में नहीं है। हैबिटेट लॉस इनका होता जा रहा है डिफोरेस्टेशन के कारण, ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण। ठीक है, लोकल्स ने 20 से ज्यादा साउलास को जो है वो पकड़ लिया था। राइट। जिंदा नहीं रख पाए लोग इनको, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर प्रॉपर फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पाई। बस, तो ये प्रजाति से रिलेटेड एक जो है वो टॉपिक था। मैंने अभी ये टॉपिक जो है वो सुना था तो मुझे लग रहा था कि यार ये कोई एंशियंट प्रजाति का भी टॉपिक जो है वो होगा, बट ऐसा नहीं है। बस आपको इतनी ही चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीजें बस आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो बस यही टॉपिक था गाइस इसके अंदर चीजों को कवर अप करने वाला। और बाकी और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। और मई मंथ के इसी के साथ पूरे टॉपिक जो है वो हमारे कवर हो। इसमें और भी चीजें थी, जैसे कि अगर न्यूज की हम बात करें तो एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने सक्सेसफुली सीक्वेंस कर दिया था इनका जीनोम। राइट। बट आपको तो ये प्रजातियों का जो है पता होना चाहिए, ये भी लिख लेना है ना। एशियन यूनिकॉर्न भी इनको जो है बोलते हैं, बड़ी सींगों के लिए जाने जाते हैं ना ये। स्टडी एनालाइज कर रही है कि इनके रिमेन्स जो है वो हंटर हाउस होल्ड से भी देखने को मिले। राइट, जीनोम्स को देखते हैं यानी कि इनके जब जेनेटिक पूरा, यानी कि जीनोम यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, तो उसको जो है वो स्टडी किया उन्होंने। तब इनके पूर्वजों के बारे में भी जो है पता लगा। तो ये चीज थी, लिख रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो स्प्लिट हो गई थी 5,000 से 2,000 साल पहले। ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं कि इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया जाए इनके जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हुए। क्योंकि 300 से भी कम इंडिविजुअल ये सावला के जो है वो बचे हुए हैं। तो बस आपको ये सावला के बारे में पता होना चाहिए। आपसे ये पूछेंगे कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है ये, बस इसके साइंटिफिक नेम पूछ लिया तो पूछ लिया। तो ये चीज थोड़ी सी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। तो चलिए गाइस, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।